अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। देखिए, जैसे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 8 तक डिफ़ाइन किया था द पार्टनरशिप एक्ट 1932 को। अब इस लेक्चर में मैं आपको राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टीज़ इन पार्टनरशिप डिफ़ाइन करूँगी, जो हमारी सेक्शन नंबर 9 से लेकर सेक्शन नंबर 30 तक डिटेल में प्रोवाइड किया गया है बेयर एक्ट में। तो चलें, सेक्शन नंबर 9 हमें क्या कहता है? जनरल ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स। अब मतलब पार्टीज़ की कौन सी जनरल ड्यूटीज़ हैं, इसमें नंबर 1 क्या बताया है कि हर एक जो भी पार्टनर होगा बिज़नेस का, वो कॉमन एडवांटेज के तहत जो है वो अपना बिज़नेस रन करेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो पर्सन बाउंड होंगे वो अपना जो बिज़नेस है वो एक मुश्तरका फ़ायदे के लिए रन करेंगे। अब देखें, एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। आतिफ़, आदिल और बिलाल, ये 3 पर्सन हैं। इन्होंने क्या किया, एक शॉप खोली और इन्होंने कहा कि जो भी इस शॉप से प्रॉफिट होगा, लॉस होगा या कुछ भी होगा, वो हम आपस में शेयर करेंगे। अब क्या हुआ कि आतिफ़ ने उस शॉप से जो भी प्रॉफिट आता है, आतिफ़ ने क्या किया, अपने पास रख लिया और आदिल और बिलाल को उसने मतलब प्रॉफिट नहीं दिया। तो ये क्या हुआ, ये सेक्शन नंबर 9 की ख़िलाफ़ वर्जी है और आदिल और बिलाल जो है वो आतिफ़ के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं अपने उसकी, क्योंकि उसने अपने सेल्फ़ प्रॉफिट के लिए ये मतलब काम किया। उसने कॉमन एडवांटेज तहत उसने बिज़नेस नहीं किया, उसने वो शॉप नहीं चलाई। तो इस वजह से हमें नंबर 1 यही बता दिए कि जो भी पार्टनर्स होंगे वो बाउंड होंगे, ये सारे बाउंड है, कॉमन एडवांटेज तहत जो है अपना वो बिज़नेस रन करें। अच्छा, नंबर 2 हमें बता रहा है कि वो जो है जो भी मेंबर्स होंगे वो टू बी जस्ट एंड फेथफुल रहेंगे ईच अदर। ठीक है, फेथफुल रहेंगे। अब इसका मतलब वो आपस में वफ़ादार रहेंगे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई भी साजिश नहीं करेंगे, कोई भी फ्रॉड नहीं करेंगे। वो एक दूसरे के साथ ईमानदारी और वफ़ादारी के साथ ये जो भी बिज़नेस है वो रन करेंगे। ये सारे ही पार्टनर्स की ड्यूटी में आ जाता है। इसको बाउंड करता है कि जो रेंडेड टू अकाउंट्स हैं वो जो है रखेंगे। मतलब जो पार्टनर्स हैं वो अपने जो भी बिज़नेस के जो अकाउंट्स हैं वो साफ़ शफाफ और उसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो हर तरह से अपने पास अवेलेबल रखेंगे। ठीक है। 4 पॉइंट इसमें जो डिस्कस की गई है उसका ये है कि वो जो है फुल इंफॉर्मेशन of all rights affecting to the friends any partner legal रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के साथ जो भी बिज़नेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस होगी, उसके जो भी राइट्स होंगे, जो भी फिल्म को अफेक्ट कर रहे हैं, वो सारे पार्टनर्स एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो सेक्शन नंबर 9 सिंपली हमें यही डिफ़ाइन कर रहा है कि ये जनरल ड्यूटी है एक पार्टनर की कि वो। चलिए हम अपने दूसरे सेक्शन की तरफ जाते हैं, जिसका सेक्शन नंबर 10, जिसका बेयर एक्ट क्या कहता है, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई। अच्छा, इसका क्या मतलब है? पार्टनर है एक, उसने क्या किया, एक फ्रॉड कर लिया अपने ही बिज़नेस में। उसने क्या किया, एक रॉन्गफुल एक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से उसके एक कंडक्ट की वजह से उसके उस फिल्म को कोई भी लॉस पहुंचता है। तो वो जो है उसकी भरपाई कौन करेगा? वो पर्सन करेगा जिसने एक अनलॉफुल एक्ट कमिट किया है। बता रही हूँ, ए, बी और सी, ये 3 बंदे हैं। इन्होंने क्या किया, एक बिज़नेस स्टार्ट किया। अब यहाँ पर ये जो बी है उसने एक जाली रसीदें जो हैं वो मतलब शाया कर दी। ठीक है, जाली रसीदें शाया कर दी, जिसकी वजह से जो फिल्म है उसको लॉस पहुँचता है, जिसके लिए ए और बी जो है अनअवेयर हैं। ये बिज़नेस ये जो काम है वो बी करता है। तो यहाँ पर बी जो है उसका जो भी नुकसान हुआ है फिल्म का, वो बी जो है वो उसको बिज़नेस को लायबल है और उसकी ड्यूटी है कंपनसेट करे। दैट्स इट। अब सेक्शन 11 में हमें डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर बाय कॉन्ट्रैक्ट। डिटर्मिनेशंस
अब इसका क्या मतलब है ये मैं आपको बताती हूँ। डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर बाय कंडक्ट अच्छा, अब इसका क्या मतलब। 11 हमें यही बता रहा है कि जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ होंगी पार्टनर्स की, वो सबसे पहले तो जब एग्रीमेंट बनाया जाता है उसी टाइम वो जो है वो सारी स्पेसिफाइड कर ली जाती हैं। लेकिन अगर कहते हैं कि वो जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं उनके पास पावर है कि वो आगे चल के बिज़नेस में वो चेंज कर सकते हैं, और ये तब होगा जब म्यूचुअल कंसेंट होगी हर एक पार्टनर की। जब सारे पार्टनर्स एग्री होंगे तभी उनके राइट्स एंड ड्यूटीज़ को चेंज किया जा सकता है। और दूसरा ये वो जो एग्रीमेंट है मे बी एक्सप्रेसली भी हो सकता है और इम्प्लाइडली भी हो सकता है। और उसके अलावा हमें ये क्लॉज बताता है कि अगर कोई पार्टनर चाहे तो वो ये क्लॉज भी ऐड कर सकता है कि मतलब जो पार्टनर है उस फिल्म का वो कोई दूसरा बिज़नेस ज्वाइन नहीं कर सकता। मतलब इस बिज़नेस के दौरान वो किसी दूसरे बिज़नेस में या किसी दूसरी फिल्म में जो है वो पार्टनर नहीं बन सकता। तो ये क्लास भी इसमें ऐड की जा सकती है। सेक्शन नंबर 11 हमें सिर्फ इतना ही बताता है। सेक्शन नंबर 12 हमें क्या बताता है। द कंडक्ट ऑफ द बिज़नेस। द कंडक्ट ऑफ द बिज़नेस, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसमें भी कुछ चीज़ें हमें दी गई हैं। अच्छा, सबसे पहले सारे पार्टनर्स को ये राइट दिया गया है कि वो अपना जो बिज़नेस है उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। पार्टिसिपेट, सारे ही पार्टनर अपने बिज़नेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा, वो जो है अपने जो भी परफॉर्म होगा, उसका जो भी फंक्शंस होगा उसको डिलीजेंटली के तहत वो अपना परफॉर्म करेंगे। डिलीजेंटली के तहत वो जो अपना वर्क है वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है। थर्ड वन ये है कि अगर जो भी पार्टनर्स हैं उसके वो चाहते हैं कि हम जो है इस प्रोविज़न्स को, इस ऑर्डिनेंस के तहत अगर कोई भी चेंजिंग करना चाहते हैं, ठीक है, इस ऑर्डिनेंस के तहत अगर वो कोई भी चेंजिंग करना चाहते हैं, देन उसकी जो डिसीशन होगा, ठीक है, उसका जो डिसीशन होगा वो मेजॉरिटी के तहत, ठीक है, मेजॉरिटी के तहत प्रिवेल करेगा। जो भी मेजॉरिटी उसके हक़ में फ़ैसला देगी वही वो जो है चेंजिंग इस ऑर्डिनेंस के तहत वो कर सकते हैं। अब फोर्थ वन ये बताता है कि अगर कोई पार्टनर चाहता है कि नेचर ही चेंज कर ले तो क्या होगा। तो देखें, अगर वो नेचर चेंज करना चाहता है ना, मतलब बिज़नेस की, अब इससे क्या मुराद, देखें अगर एक बिज़नेस है, वो जो बिज़नेस उन्होंने क्या किया था, एक क्लॉथ्स जैसे होते हैं कपड़े वगैरह वो सेल करने के लिए उन्होंने एक बिज़नेस किया था। अब या आगे चल के वो क्या कहते हैं कि वो जो बिज़नेस है वो हम ख़त्म करके उसकी नेचर चेंज करके हम इसी ही बिज़नेस में एक नया बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि ट्रेड के हवाले से हो गया, सीड्स, कॉटन, शुगर, कोई भी हो सकता है बिज़नेस। अगर वो मतलब चेंज नेचर करना चाहते हैं, कोई न्यू चीज़ उसमें लाना चाहते हैं और दूसरी पुरानी चीज़ को ख़त्म करके, तो यहाँ पर जो भी पार्टनर होंगे, ईच पार्टनर की कंसेंट रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। सेक्शन नंबर 13 हमें ये बताया है कि जो भी चीज़ें उस कॉन्ट्रैक्ट बनाने वक्त जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगी वही फॉलो की जाएंगी। अगर नहीं तो कोई भी एक पर्सन है वो जो है एक एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन उसमें बिज़नेस में पार्ट लेने के लिए नहीं ले सकता। देखें, अगर मतलब कोई एक पर्सन है वो कहता है कि मैं जो है इस फिल्म में ज़्यादा काम करता हूँ तो आप मुझे ज़्यादा पेमेंट दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसकी जो भी रेम्यूनरेशंस पहले से डिटरमाइन की गई होंगी, दैट्स इट। उसके बाद वो किसी भी चीज़ के लिए अलग से नहीं कह सकता, ठीक है। फर्स्ट वन यही है। और दूसरी बात कि वो जो इक्वली शेयर करेंगे, जो भी उसमें प्रॉफिट आएगा उस बिज़नेस से वो इक्वली आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। थर्ड वन ये है कि जो फिल्म है वो उसको इंडemnify करेगी। वो किस चीज़ के लिए, देखें अगर कोई पर्सन है, एक जो समझदार पर्सन है, वो अपने बिज़नेस को चलाने के लिए अपने घर से भी खर्च कर सकता है ना। तो अगर उसने कोई भी ऐसा काम किया हो, उसने कुछ अपने ही घर से कोई पैसे मतलब दिए हों, इन्वेस्ट किए हों बिज़नेस को चलाने के लिए, तो यहाँ पर बाद में जो वो फिल्म है वो उसको अपने जो इंडemnify करेगी। उसके बाद हमें ये कि अगर मतलब कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हो गई
तब भी उसने पार्टनर ने एक समझदार पार्टनर होने की हैसियत से अपने उसको फ़िल्म को नुकसान से बचाने के लिए कोई ऐसा कंडक्ट किया है, कोई पैसे दिए हैं या कोई और एक्ट हो सकता है, तो उसके लिए भी वो जो फ़िल्म होगी वो उस पर्सन को वो उतने जो भी उसने काम किया उसके हिसाब से वो उसको इंडेमनीफाई करेगी। अगर मतलब किसी पर्सन ने एक गलत काम किया है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था, अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है, फ्रॉड करता है या फिर सेल्फ प्रॉफिट के लिए काम करता है, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है, तो यहाँ पर क्या करेगा, अगर कोई भी नुकसान पहुँचता है ना फ़िल्म को, तो वो पर्सन इंडेमनीफाई करेगा उस फ़िल्म को। सो इतना मुश्किल